ऑपरेशन की शुरुआत हुई 7 मई 2025 की रात। पूरे ऑपरेशन को लगभग 23 से 25 मिनट में पूरा किया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उस दिन भारत ने भी सोच लिया था कि अब हमें भी मिसाइल अटैक बढ़ा देनी चाहिए और 10 मई को हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस का मुंह खोल दिया। भारत पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई का जवाब देने के लिए। अगर आतंकवाद जारी रहा तो जवाब भी जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से काफी सारे ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए जिसका 0% इम्पैक्ट भारत पे हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ S-400। कि अगर तुम में हिम्मत हो तो एक राफेल का वीडियो आज भी बना के, क्योंकि उसके पार्ट्स तो कहीं गिरे होंगे, अपने म्यूजियम में कहीं तो रखेंगे, वो भेज देना। वरना तुम जिन्ना की ही औलादे हो जो सूअर खाता था, दारू पीता था, और मैं तो उसे सूअर कहता हूँ, तुम उन्हीं के औलादे हो, और अगर नहीं हो तो दिखाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100 सेकंड टॉक में। इस हफ्ते की कहानी फिर से एक टॉपिक पे है, और वो टॉपिक जो इस वक्त देश में ना बहुत चर्चा में है। एशिया कप हुआ, भारत जीता और चोर जो है वो ट्रॉफी लेकर भाग गए। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में ना कुछ चीज़ें हुई जिसके बाद पता चला कि यार एक देश है जिसे हम जाहिलिस्तान ज़्यादा कहें तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी कहो बिना प्रूफ के, बिना कुछ आप एविडेंस दिए, तो वहाँ के लोग ना इतने जाहिल हैं कि वो उसे क्रॉस चेक करना ज़रूरी नहीं समझते। और क्यों एक देश में इलिटरेसी होनी चाहिए ये प्रूफ करता है पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ और उसके बाद के इवेंट्स क्या हुए और पाकिस्तानियों की कुछ पोल खुली। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है पहलगाम से प्रतिशोध तक, ऑपरेशन सिंदूर और एशिया कप की जीत की कहानी। इस कहानी में जहां हम जानेंगे कि पहलगाम में क्या हुआ, कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया और कैसे उसी जोश और जज्बे को क्रिकेट के मैदान पर चला गया। एशिया कप 2025 की फाइनल जीत, यह कहानी है दर्द की, साहस की, लेकिन असीम भरोसे और रणनीति की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में हिंदुस्तान के 26 नागरिकों की जान गई, और सबसे पेचीदा और सबसे जो घिनौना इसमें एक कृतज्ञ है वो ये है कि लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी जान ली गई। जिस इंसान को उन्होंने हिंदू पाया उसको उन्होंने गोलियों से भून दिया। ये कायरता की एक लिमिट तक जाने की कहानी है। और मुझे याद है 22 अप्रैल को मैं न्यूज़ 18 के ऑफिस गया हुआ था किसी काम से, और वहाँ पर शाम को 5:30-6 बजे ये न्यूज़ जो है ब्रेक हुई। और उस टाइम हमारी सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर हैं न्यूज़ 18 की रूबिका लियाकत, वो इस पे न्यूज़ दे रही थी। लेकिन उस टाइम न्यूज़ थी सिर्फ 4 लोगों की जान गई, ये न्यूज़ आ रही थी। लेकिन आधी रात होते होते पिक्चर क्लियर हुई और पता चला कि 26 लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में पल रहे और जो वहाँ पे पोषित आतंकवादी समर्थक संगठन है जैसे जैश-ए-मोहम्मद, ये सब इसमें मिले हुए हैं। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैला। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि इस तरह के कायराना हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब देना आसान था नहीं। इसे गैर राजनीतिक, नियंत्रित और असरदार होना जरूरी था ताकि स्थिति और ना बिगड़े। इसके बाद हिंदुस्तान ने काफी संयम दिखाया और एक ना रणनीति के तहत पूरी प्लानिंग हुई। मुझे याद है उस टाइम आप लोग भी देख रहे होंगे टेलीविजन पे कि अपोजिशन पार्टीज ने तो सरकार का जीना बहुत मुश्किल कर रखा था, और हमेशा पूछा जाता था कि इतने दिन क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों बदला नहीं लिया जा रहा। लेकिन एक सटीक हमला, एक रणनीति जो है वो मुझे लगता है उसके पीछे टाइम चाहिए। यही हुआ था उरी के टाइम पे भी। हमने 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी और वो काफी सटीक रही थी, इतनी सटीक कि हमारे यहाँ से किसी भी एक जवान की जान नहीं गई और वहाँ पर 150 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। पुलवामा अटैक के बाद भी बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की गई, और वो भी पूरी रणनीति के साथ एक सीमित, और वो टारगेट किया सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को, जिसमें 300 से 400 आतंकवादी उस टाइम मारे गए। जब हम बात कर रहे हैं पहलगाम की, तो पहलगाम अटैक के बाद भी भारत ने 15 दिन
काफी अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया। कुछ लोग उन्हें जरूर कहते रहे कि 15 दिन हो गए और अब तक आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसके बाद तारीख आती है 7 मई 2025, 6 और 7 दरमियानी रात। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। इसे इसलिए भी रखा गया कि वहां पर पहलगाम में जब लोगों से पूछ कर उनको मारा जा रहा था कि आपका धर्म क्या है, तो वहां पर औरतों को छोड़ दिया गया, ये सोचकर कि ये कमजोर है। लेकिन हिंदुस्तान ने बताया कि हिंदुस्तानी औरतों के सिंदूर की ताकत क्या होती है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी रखा गया क्योंकि कहा गया कि पहलगाम हमले में पुरुषों को निशाना बनाया गया और हिंदी संस्कृति में सिंदूर का संबंध स्त्रियों से जुड़ा है। कुछ लोगों ने इसे प्रतीकात्मक बुलाया। यह निर्देशित था कि फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी हमले के रूप में, यानी बड़े सैन्य संघर्ष को प्रेरित न करते हुए इस हमले को टारगेट किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में टारगेट किया गया सिर्फ उन्हीं जगहों को जहां पर आतंकवादी पाले और पोसे जा रहे थे। प्रमुख लक्ष्य क्षेत्रों में शामिल थे बहावलपुर, जो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का कैंप है। मुरीद के पाकिस्तान में लश्कर तोयबा का ही वो परीक्षण केंद्र है। सियालकोट, शेखपुरा में अन्य कैंप, पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर, बाग गुलब और अन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। ये लक्ष्य 970 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे, यानी बहुत व्यापक ऑपरेशन था। भारत ने पहली बार पीओके क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर करके हमला किया, वो भी 1971 के बाद ये पहली बार हुआ। ऑपरेशन की शुरुआत हुई 7 मई 2025 की रात लगभग 1:05 AM से। पूरे ऑपरेशन को लगभग 23 से 25 मिनट में पूरा किया गया। यह मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन स्टैंड ऑफ हथियारों का उपयोग करके टारगेट किया गया था। सीधे मैनुअल ग्राउंड इवेजन नहीं हुआ था। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया, केवल आतंकवादी ढांचे और नेटवर्क्स को टारगेट किया गया था। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अगली सुबह भारत ने एक और रणनीति चली। हमारे अधिकारियों के मुख्य बयान आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया कर्नल सोफिया कुरैशी ने, और उन्होंने कहा हमारा निशाना केवल आतंकवादी ढांचे पर था, किसी भी सैन्य या नागरिक जगह पर नहीं। यह कार्रवाई सटीक जानकारी और इंटेलिजेंस के आधार पर की गई। दूसरी महिला अधिकारी जिन्होंने इसको लीड किया वो थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और उन्होंने कहा भारत पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई का जवाब देने के लिए। अगर आतंकवाद जारी रहा तो जवाब भी जारी रहेगा। भारत ने महिला अधिकारियों की मौजूदगी का संदेश भी दिया। पहली बार ऐसा हुआ जब इस तरह के बड़े ऑपरेशन की ब्रीफिंग 2 महिला अधिकारियों ने दी। यह संदेश था कि भारत की शक्ति में अब महिला अधिकारी भी बराबरी से नेतृत्व कर रही हैं। एक मुस्लिम महिला अधिकारी सोफिया और एक हिंदू महिला पायलट व्योमिका का मंच साझा करना राष्ट्र की एकता, विविधता और ताकत का प्रतीक बन गया। यहाँ पर मैं पाकिस्तान की एक चाल को आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने पहले ही दिन से एक चाल चली ये कहने की कि हमने 5 राफेल उड़ा दिए। ये बयान जो है वो बदलते रहे, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 6, आजकल तो वो 6 चल रहा है उनका। मगर एक ऐसा देश जिसकी नींव ही एक नकली मुसलमान ने रखी हो, नकली इसलिए कि वो पोक खाता था, और मुसलमानों में पोक खाना क्या होता है वो हर मुस्लिम जानता है। इसलिए शायद भारत का कोई भी मुस्लिम जिन्ना से अपने आप को कभी भी जोड़ के नहीं देखता। वो ऐसा मुसलमान था जिसने पोक भी खाया, जिसने दारू भी पी, और वो खुद को मुसलमान कहता था। तो एक ऐसा देश जिसकी नींव ही रखी गई नकली मुसलमान पे, वो देश में आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कभी आपसे सच बोलेगा, क्योंकि वहां के लोग ही नकली हैं। और ये मैं चैलेंज भी देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने एक भी राफेल उड़ाया है तो सिर्फ उसकी वीडियो डाल दें। ये कभी नहीं डालते, बस अपने आप को खुश करते रहते हैं। तो भारत ने पहले दिन राफेल का इस्तेमाल ही नहीं किया था, और जब उसके बाद भी अगले ऑपरेशन में जब भारत ने राफेल का इस्तेमाल किया, वो सीमा को क्रॉस करके गया ही नहीं। उसने भारतीय सीमा में रहते हुए एयर टू ग्राउंड मिसाइल अटैक्स किए थे। इस पर बयान भी आया रिसोल्ट का। इन्होंने 6 प्लेन्स कहा है कि हमने राफेल उड़ा दिए, जबकि हमने 36 खरीदे थे। 35 आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। और रिसोल्ट ने एक बयान दिया है कि एक जो राफेल हमारा क्षतिग्रस्त भी हुआ है, वो उससे काफी पहले, यानी कि तकरीबन जनवरी-फरवरी की बात है, उस टाइम एक जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी तो 20,000 फीट की ऊंचाई पर उसमें एक तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से वो भारत में ही डिस्ट्रॉय हो गया था। 35 राफेल आज भी पड़े हुए हैं। अगर
मुन्नीर में हिम्मत हो, वैसे उसमें होगी नहीं क्योंकि बेचारा अमेरिका के पीछे छुपा हुआ है पल्लू में बेचारे ट्रंप के। उसमें हिम्मत हो तो आके यहाँ पे देख सकता है कि 35 के 35 राफेल कहाँ है। और हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने जब उनके ऐसे ब्लेम आ रहे थे कि हमने ये कर दिया है, तो उन्होंने S-400 के साथ भी और राफेल के साथ भी फोटोज शेयर की थी पूरी दुनिया के साथ, जो आज तक बेचारा पाकिस्तान नहीं कर पाया। और क्या नहीं कर पाया वो मैं आगे बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि जो 2 महिला अधिकारी हैं उनका परिचय क्या है और वो भारत के लिए क्या क्या कर चुकी हैं और उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात के बड़ोदरा से हैं। 1999 में उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कमीशन प्राप्त किया था और 2016 में वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट है। 2500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है उन्हें। कठिन इलाकों जैसे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में उड़ान भर चुकी है। माउंट मनीरिंग जो कि 21,650 फीट तक है, वहां पर महिला पर्वतारोहण मिशन में भी हिस्सा लिया है उन्होंने। यह ऑपरेशन सिर्फ बदला नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह शक्ति और संवेदनशीलता का मेल था, जहां नारी शक्ति ने देश के जवाब का नेतृत्व किया और यह दिखाया कि भारत अब और नहीं सहेगा। इस हमले का परिणाम यह हुआ कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसमें से 11 सिर्फ अजहर मसूद के परिवार के थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारतीय हमले में नागरिकों की भी हानि हुई है, मस्जिदें प्रभावित हुई हैं और इसके बाद कुछ झड़पें हुई, ड्रोन हमले और तनाव दोनों तरफ से हुआ। भारत इस ऑपरेशन को सबसे बड़े आतंकी ढांचे हमले के रूप में वर्णित करता है, जो 1971 के बाद हुआ। इसने पाकिस्तान के पंजाब तक गहरा दबाव डाला। भारत ने यह संदेश देना चाहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही ऑपरेशन को इस तरह रखा गया कि स्थिति ना बिगड़े, यानी बड़े युद्ध की ओर ना जाए। भारत ने यह दिखाया कि भारतीय जांबाज और खुफिया तंत्र कितने सक्षम है, चौंकाने वाली गहराई में हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर किया गया और उनके सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों तक को टारगेट किया गया। इस छोटे से युद्ध में दुनिया ने यह देखा कि भारत के पास S-400 के रूप में 100% सिक्योर्ड सिस्टम है, जो 100% हमलों को नाकाम कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से काफी सारे ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए, जिसका 0% इम्पैक्ट भारत पे हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ S-400। पाकिस्तान में तो खबरों में यह भी चला दिया गया था कि हमने हिंदुस्तान की सारे सिस्टम को हैक कर लिया है, वहाँ पे 70% भारत में बिजली नहीं है। पता नहीं कौन सा नशा फूक के ये लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि भारत में हर इंसान अपने घर पे लाइट में बैठ के उनकी न्यूज देख के हंस रहा था। और जब पाकिस्तान ने 8 और 9 तारीख को 2 बार शाहीन 3 मिसाइल का भी उपयोग किया था, लेकिन भारत के S-400 ने उनको भी तोड़ दिया। और वो वीडियोस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूंगा कि कहाँ पे वो गिरी और कैसे उन टारगेट्स को हमने विफल कर दिया। पाकिस्तान ने शाहीन 3 को टारगेट किया था राजस्थान की ओर, लेकिन उसे S-400 ने एंटर होने से पहले ही इंटरसेप्ट किया और वो राजस्थान में एक बंजर जमीन पर जाकर गिरी, जिसे अगले दिन भारत ने उठा के लाया और आज वो म्यूजियम में पड़ी हुई है। पाकिस्तानियों, इनवाइटेड हो, आओ हमारे म्यूजियम में और देख लो, और अगर हिम्मत हो तो हमें इन्वाइट करो राफेल दिखाने की, अगर तुम में औकात हो। अब बात आती है कि सीजफायर हुआ कैसे। जो अमेरिका 10 तारीख तक बल्कि 9 तारीख तक ये कह रहा था कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे, ये भारत और पाकिस्तान की आपस की लड़ाई है। उस लड़ाई में 10 तारीख को पाकिस्तान को क्यों कूदना पड़ा, तो उसके पीछे जो वजह है वो बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही सेंसिटिव है। 9 तारीख को जब पाकिस्तान की तरफ से शाहीन 3 का विफल इस्तेमाल किया गया, उस दिन भारत ने भी सोच लिया था कि अब हमें भी मिसाइल अटैक बढ़ा देनी चाहिए। और 10 मई को हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस का मुंह खोल दिया, जिसने 11 टारगेट्स पे जाकर सभी एयरबेस और आर्मी बेसिस को ध्वस्त कर दिया। इनमें जो सबसे कॉमन था वो था किराना हिल्स, लेकिन बाकी जो टोटल थे वो 11 थे, जिनमें सबसे पहला था नूर खान एयरबेस जो चकला रावलपिंडी में है, रफीकी एयरबेस जो शोरकोट क्षेत्र में आता है, मुरीद एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस जो सिंध में है, सरगोदा एयरबेस, स्काडू एयरबेस, चुनिया एयरबेस, पसरूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, भोलेरी एयरबेस और जकोबाबाद एयरबेस जो शाहबाज एयरबेस जकोबाबाद में है उसके साथ ही। लेकिन इसके बाद एक और टारगेट हिट होता है जो है किराना हिल्स में। किराना हिल्स ये एक मुख्य सैनिक प्रतिष्ठानों के बेहद करीब स्थित है, जिनमें सरगोदा एयरबेस केवल 20 किलोमीटर दूर है और खुशाब परमाणु परिसर जो है लगभग यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है, जो इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। अच्छा, भारत ने जब इसको टारगेट किया तो ये सोच के किया कि ये एक इनका आर्मी बेस है,
लेकिन वही जाहिल लोग जो एक गलती हमेशा कर जाते हैं अपनी चालाकी समझ के, वो गलती उन्होंने क्या की कि कोई भी देश जब अपने परमाणु ठिकाने, चाहे वो हथियारों के हों चाहे वो पावर के हों, तो यूएन में जाके बताता है कि हाँ यहाँ हमारे न्यूक्लियस रखे गए हैं ताकि उन जगहों को कभी भी युद्ध की स्थिति में टारगेट ना किया जाए। यहाँ पर अमेरिका का भी रोल आता है क्योंकि किराना हिल्स में एक परमाणु संग्रहालय है जिसे अमेरिका की हेल्प से चलाया जा रहा था, और वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो चाइना का नहीं था जो इनका विफल हुआ शुरू के 3 दिन में। वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो यूएस का लगाया हुआ है आफ्टर 1985 से, और वहाँ पे संग्रहालय बना के वहाँ पे कुछ कहा जाता है कि अमेरिकन साइंटिस्ट वहाँ मौजूद रहते थे। लेकिन भारत ने जब उसको टारगेट किया ब्रह्मोस से, तो उनको सिर्फ आर्मी बेस समझ के टारगेट किया गया था, लेकिन जब वहाँ टारगेट हुआ उसके आधे घंटे बाद वहाँ भूकंप आता है 5.2 का। ये न्यूज़ में पाकिस्तान में भी चला, और उसके बाद से वहाँ से खबर आनी बंद हो गई। बाद में हमें हमारी एनजीओज, कुछ रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू पता चला कि एनजीओज वहाँ पे काम पे लग गई जगह को खाली करवाने पे, लेकिन उन्हें ज़्यादा समय मिल नहीं पाया और वहाँ पे एक परमाणु ब्लास्ट हुआ जिसमें उसी समय 3,500 लोग वहाँ मारे गए। एनजीओज काम पे लगी, कुछ एनजीओज हमारे कॉन्टैक्ट में भी हैं वहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि हाँ यहाँ पे बहुत क्षति हो गई है, 3,500 लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग उस टाइम इंजर्ड थे। वो डेथ टोल उसके बाद भी बढ़ा हुआ क्योंकि उसके बाद खबरें आनी बंद हो गई और अमेरिका को कूदना पड़ा। तो वो जो धमकी नहीं थी, जो वो लोग कहते हैं कि हमने परमाणु की धमकी दी, उनके परमाणु संग्रहालय नष्ट होने शुरू हो गए थे और वो इतनी क्षति थी कि भारत को थोड़ा सा रुकना पड़ा। और आपको अगर न्यूज़ याद हो तो 10 मई की दोपहर को 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आता है, इंडियन डीजीएमओ को, और वो जो लैंग्वेज वो बहुत ही गिड़गिड़ाने वाली लैंग्वेज है जिसमें कहा गया कि प्लीज़ रोक दीजिए, हमारा ये टारगेट हो चुका है, हम आज के बाद ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। झूठी कहा उन्होंने, लेकिन वो गिड़गिड़ा रहे थे। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो कांटेक्ट किया था वो यूएस को किया था कि आप भारत पे दबाव बनाओ, और भारत ने जब इंडिया फोन किया तो इंडिया की तरफ से एक ही मैसेज गया था, थर्ड कंट्री का इंटरफेयर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें रोकना है तो वो कॉल करें और हम उनसे सीधी बात करेंगे। उसके बाद वहाँ के डीजीएमओ ने फोन किया, वो गिड़गिड़ाए, और वो जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऐसी है, अगर सामने होते तो शायद वो तलवे भी चाट रहे होते कि प्लीज आप हमला रोक दीजिए। उसके बाद वो हमला रुका, दोनों साइड से रुका, लेकिन हाँ पाकिस्तान जैसे बाज नहीं आता, उसने उस दिन 10 की रात को भी हमला दोबारा करने की कोशिश की थी, जिसे S-400 ने फिर से इंटरसेप्ट किया था और भारत ने कहा था कि यह आखिरी बार है, वरना कल सुबह फिर से ब्रह्मोस की मिसाइलें दागी जाएंगी। और जिसके बाद पाकिस्तान आज तक बेचारा बस ये कह रहा है हाँ हमने 6 उड़ाए, दिखा नहीं पाए हैं वो आज तक। और मैं एक बात कहूँगा, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, कि अगर तुम में हिम्मत हो तो एक राफेल का वीडियो आज भी बना के, क्योंकि उसके पार्ट्स तो कहीं गिरे होंगे, अपने म्यूजियम में कहीं तो रखेंगे, वो भेज देना, वरना तुम जिन्ना की ही औलादे हो जो सूअर खाता था, दारू पीता था, और मैं तो उसे सूअर कहता हूँ, तुम उन्हीं के औलादे हो। और अगर नहीं हो तो दिखाना, हम तो यहाँ से दिखा चुके हैं तुम्हारी कि तुम्हारी शाहीन 3 कहाँ पड़ी हुई है, वो तुमने न्यूज़ में भी देखा होगा। और यही चीज़ फॉलो की गई एक्चुअल में उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी। अच्छा, इंडियन ब्रीफिंग्स जब भी आई ना, वो विद प्रूफ्स आई और सैटेलाइट इमेजेस के साथ आई। और इसमें एक चीज़ ये थी कि जैसे भारत के ऑफिशियल्स जब ब्रीफिंग्स देते थे तो अक्सर कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस होता था, जैसे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जिसमें बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें होती थी, टारगेट लोकेशंस का विवरण दिया जाता था, जैसे एयरबेसेस, मिसाइल साइट्स और स्ट्राइक के टाइमिंग, यूज़ किए गए म्यूनिशंस और वहाँ हुए डैमेज की जानकारी दी जाती थी। कभी कभी वीडियो फुटेजेस भी आती थी और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन या अन्य वेरीफाइबल इंटेल भी होती थी। ये ब्रीफिंग अक्सर ऑफिशियल गवर्नमेंट्स या डिफेंस स्पोक्स पर्सन द्वारा दी जाती थी। इनका वेरिफिकेशन ट्रस्टेड न्यूज एजेंसीज, मीडिया और इंडिपेंडेंट ऑसनेट एनालिस्ट भी करते थे। सैटेलाइट इमेजेस रेपुटेड सोर्सेज जैसे कि मक्सर, प्लैनेट लैब से आती थी, इसलिए ब्रीफिंग्स बहुत अधिक ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी मानी जाती है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो पाकिस्तानी एयर बेसिस पर और उनके रनवे पर पड़े हुए बड़े बड़े कार्टर देखने वाली सैटेलाइट इमेजेस हमें मिलती हैं। डिस्ट्रॉय हैंगर्स या डैमेज्ड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मिलिट्री फैसिलिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स और मैप्स बताए गए कि हमने यहाँ हमला किया। इंडिपेंडेंट मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स द्वारा इन दावों का समर्थन भी किया गया। जबकि पाकिस्तान की ब्रीफिंग में फेक डिस्प्यूट पावर पॉइंट स्लाइड दी जाती थी, और वो भी पावर पॉइंट वो यूज़ किया जाता था जिसका उनके पास क्रैक वर्जन था और वहाँ पे एक एरर था।
तो जिनके पास 2000 रुपये का एक लाइसेंस लेने की औकात नहीं थी, वो हमें बता रहे थे कि हमारी मिसाइल्स कहाँ कहाँ जाके टारगेट कर रही हैं। पाकिस्तान की ब्रीफिंग्स में अक्सर पावर पॉइंट स्लाइड्स शामिल होती थी जो इंडियन स्ट्राइक्स को फेल बताने के लिए टेक्स्ट में लिख दी जाती थी कि देख हमने ये कर दिया। कोई पिक्चर नहीं दिखाई गई, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं थी उनके पास। खैर औकात भी नहीं है और आज तक बेचारे स्पेस में पहुंचे नहीं है, लेकिन चाइना से भी नहीं मंगवा सकते थे क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वरना चाइना उनकी इस चीज़ में तो हेल्प कर ही देता कि हाँ तुमने किया है तो हम दिखा देते हैं। क्लेम्स जो करते थे वो काफ़ी कि हमने सिग्निफिकेंट डैमेज किया, जैसे कि S-400 को उन्होंने कहा भी था कि उसको ढूंढना मुश्किल है लेकिन टारगेट करना आसान है। मेरी समझ में नहीं आता जिसको ढूंढना मुश्किल है उसको टारगेट कैसे किया जाता है। ये शायद मतलब वही वो जो जाहिल कौम है ना, वही बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है, क्योंकि इट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों का है, ये लोग जाके सुने उनको तो समझ में आ जाएगा और हंसेंगे भी। कई बार ये स्लाइड्स जो है ना आउटडेटेड भी होती थी, और जो एक दो उन्होंने बेचारों ने फोटोशॉप्ड इमेजेस दिखाई भी, बल्कि एक वीडियो दिखाया उन्होंने एक गेम का कि देखो हमने जो है हिंदुस्तान का जहाज उड़ा दिया, और वो एक गेम का एक ऐड है वो, बल्कि वो गेम का कोई वीडियो भी नहीं है, वो एक गेम की ऐड है। कई बार इमेजेस जो है ना फोटोशॉप्स और फैब्रिकेटेड होती थी, और इन ब्रीफिंग्स में कोई ओपन सोर्स या इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कभी हुआ ही नहीं है। और ये जो पावर पॉइंट स्लाइड्स थी ना, ये इमेजेस अक्सर वहाँ के जर्नलिस्ट और जो उनके इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं उन तक ने फेक बोली है, और वो वीडियोस में हमारे इस वीडियो में लगा भी दूंगा, और आप उनको सुनिएगा कि वहाँ की जनता और वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके क्लेम्स के बारे में खुद क्या कहते हैं। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने, और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे। हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। अच्छा, उन्होंने प्रोपोगंडा में कुछ लोगों को यूज भी किया। उनमें से एक है शाहिद अफरीदी। उनको लगा कि शाहिद अफरीदी की सुनी जाती है तो प्रोपोगंडा में इनको यूज किया जाए। अच्छा, शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ बहुत भौंकता है, उसका एक रीजन भी है। अगर आप बालाकोट स्ट्राइक पे जाओगे पीछे, तो 2019 में जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की तो वहां पर एक इंसान मरा था, और उस इंसान का नाम था यूसुफ अजहर, और वो भाई था अजहर मसूद का। अच्छा, यहाँ पे ना एक आयरनी है। शाहिद अफरीदी के फादर, जिनका नाम है शाहजादा फजल उर रहमान अफरीदी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी यूसुफ अजहर से, जो अजहर मसूद का भाई है, और वो उसकी तीसरी बीवी थी। तो जब जीजा मरता है ना, साले को दुख तो होता ही है, और फिर वो जिसने उसके जीजा को मारा उसके खिलाफ वो बोलेगा तो सही। तो अफरीदी का दुख हमें समझ में आता है, लेकिन अफरीदी का दुख अभी और बढ़ना बाकी था, और वो बढ़ा कहाँ पर? वो बढ़ा इस बार की 7 मई की ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक पर। उस दिन भारत ने जब आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और 11 लोग अजहर मसूद की फैमिली के मरे, उनमें एक वो शख्स भी था जिसके साथ अफरीदी की तीसरी बेटी अजवा अफरीदी की 4 साल बाद शादी होने वाली थी। ये सगाई कर दी गई थी और ये पक्का कर दिया गया था कि इसकी शादी उससे की जाएगी, और आयरनी देखिए, ये उसकी भी तीसरी ही बीवी होती। तो अफरीदी का जीजा मर गया, अफरीदी का होने वाला दामाद मर गया, तो उसका रोना बनता है। लेकिन भारत ने अफरीदी के मुंह पर 2 बार थूका, और वो भी कहाँ? लेजेंड्स
की एक चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। वहाँ पर 2 बार भारतीय लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। इवन सेमीफाइनल में तो अफरीदी बहुत चौड़ा होकर बोला भी था कि अब किस मुंह से हिंदुस्तान हमारे साथ खेलेगा, खेलना तो हमारे साथ पड़ेगा। लेकिन भारत ने उस दिन भी राष्ट्रगान के बाद अफरीदी के मुंह पे दोबारा थूका, बल्कि बिठा के थूका मैं तो ये कहूँगा, और कहा जान नहीं खेलते, खेल ले तो फाइनल। और फाइनल में एक ऐसे इंसान ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया अकेले, जो कहता है आई एम इंडियन बाय हार्ट, और वो है डिविलियर्स, AB डिविलियर्स। और उस दिन अफरीदी का चेहरा देखने वाला था कि तुझे मारने के लिए सिर्फ हिंदुस्तानी होना जरूरी नहीं है, कोई दिल से हिंदुस्तानी है तब भी तेरा वही हाल होना है। समझा अफरीदी? अच्छा, भारत का पाकिस्तान को पेलना उसके बाद भी जारी रहा। ऑपरेशन सिंदूर उतारा गया क्रिकेट के मैदान पर भी, एशिया कप 2025 में। 14 तारीख को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया, और सिर्फ हराया नहीं, उन्हें बेइज्जत भी किया। ना तो उनसे कोई हाथ मिलाया गया, बल्कि मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई तो उसमें सूर्य कुमार यादव, हमारे इंडिया के कप्तान ने हम अपनी जीत को भारत की सैन्य जो एजेंसीज हैं उनको समर्पित भी किया, और ये भी कहा कि हम पहलगाम में मारे गए लोगों के साथ खड़े हैं, जिसकी मिर्ची पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लगी और उन्होंने ऊल जलूल हरकतें करनी शुरू कर दी। अच्छा, उनको पहले से पता था कि वो फाइनल हारेंगे। वो उस दिन सुपर 4 का मैच जो था वो 5वां मैच था लगातार जब वो हारे। उन्हें पता था कि भाई 6-0 होने वाला है, और अगर गलती से वो फाइनल पहुंचेंगे तो वो हारेंगे। तो उस दिन उनकी हरकतों पे फिर उनकी बेइज्जती हुई। हमारे पंजाब के 2 मुंडे, उन दोनों ने उनको बहुत बुरी तरह पीटा, और हर चौके छक्के के बाद उन्हें मुंह पर गालियां भी दी, जो वो डिजर्व करते हैं। उसके बाद बात आती है फाइनल की। फाइनल से पहले बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा था, और ये मतलब ऐसे हो गए थे बांग्लादेश को हरा के कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, बल्कि वो गले लग रहे थे। एक बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को हराने के बाद आपको ये लग रहा है कि हाँ, हमने पता नहीं क्या पा लिया, और कह रहे भारत को चैलेंज कर दिया था कि आप अब तो हम हिंदुस्तान को हरा कर रहेंगे। लेकिन फिर तारीख आती है 28 तारीख। वो था भी ना कि 28 तारीख वाला मैच चाहिए आगा जी, तो आगा जी को 28 तारीख वाला मैच भी दे दिया गया, पर कहीं और दिया गया, और लोग समझ ही रहे होंगे। और उस दिन जो हुआ ग्राउंड पे, वो पाकिस्तान का आज तक का सबसे बुरा समय माना जा सकता है क्रिकेट फील्ड पर। एक तो बुरी तरह हराया गया। अच्छा, इसमें भी ऐसा हुआ कि बेचारे कोर्स तो करके आए थे शर्मा जी का, और मार गया बेटा वर्मा जी का। और एक आयरनी देखिए, भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया ना, सिंदूर पाकिस्तान का पीछा छोड़ नहीं रहा है। सिंदूर से लगाया जाता है तिलक, और उस दिन चले हमारे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा की पारी यादगार पारी है, और उसने भारत की जीत को सुनिश्चित किया। जिसके बाद भारत ने एक स्टेप उठाया कि हम पाकिस्तान के जो ACC के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के चेयरमैन से हम अवार्ड नहीं लेंगे, और वो किया भी उन्होंने। और उनके हाथों अवार्ड लेने से अच्छा वो जो हमारी अपनी ट्रॉफी है ना, कि पाकिस्तान को 6-0 से हरा दिया, 6-0 वाली ट्रॉफी बहुत सही है। और भारत ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर वहाँ पे भी जारी रहा। और अब बेचारों की ह्यूमिलेशन ऐसी है ना, एक पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं जिन्होंने अपने चैनल पे ये कहा था कि ये मैच है, कोई युद्ध थोड़ी जो हम जीत जाएं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, हाँ ये मैच है, ये युद्ध थोड़ी है जो इसके बारे में लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा और हम झूठ बोलते कि हम जीते। इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ, और देखा पूरे देश ने कैसे भारत ने पाकिस्तान को कदम कदम पे पीटा। और हाँ, अगर आप लाइव टेलीकास्ट की बातें कर रहे हो, तो मैं कुछ लाइव टेलीकास्ट जो आपके लोगों ने वहाँ से वीडियोस बनाए वो नीचे लगा दूंगा कि पाकिस्तान में लड़ाई के टाइम पे क्या हाल हुआ था, कितने लोग मारे गए, लाहौर का क्या हाल था, वो तो स्पेशली लगाऊंगा क्योंकि वहीं के लोगों ने वो वीडियो बनाई है। और कुछ आपने हमारी वीडियो में वो भी देख लिया होगा कि कुछ लोगों ने जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने जब प्रूफ मांगे और उन्होंने ये बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है और वहाँ पे कितने लोग मारे गए हैं। यहाँ पे मैं एक और इंसान को बीच में घसीटना चाहूँगा, और वो हिंदुस्तान का है। एक दारूबाज घोटाले पार्टी है जिसने दारू घोटाला किया, उसका एक टुच्चा सा नेता जो हार चुका है, उसने हमारे भारत के क्रिकेट कप्तान के बारे में कहा कि तुम्हारी औकात हो तो अपने जो प्राइज मनी है या जो मैच फीस है वो आप 26 जो लोग हमारे मारे गए थे पहलगाम में उनको दे दीजिए। पहली बात, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमारे कप्तान को आपकी जगह तुम कहो, क्योंकि अगर तुम उनको तुम कहोगे तो तू सुन, तेरी औकात नहीं है ये बताने की कि हिंदुस्तान का कप्तान
क्या करे क्या ना करे, उन्होंने जो करना था वो किया और वो करते भी रहेंगे। लेकिन तेरी पार्टी की औकात नहीं है जो दारू घोटाले में लिप्त है, जिसका सीएम वहां पर जेल में बैठ के सरकार चलाता रहा 18 कितने ही महीनों तक बेशर्मी से। वो हमें ना बताए कि हिंदुस्तान का जो क्रिकेट कैप्टन है उसको क्या करना चाहिए। और ये तुम जेंजीज करते रहते हो ना, किस दिन जेंजी जाग गई और तुम्हारे घोटालों पे तुम्हें घर से निकलना मुश्किल कर दिया, उस दिन रोते फिरोगे कि जेंजी क्या कर सकती है। ये जेंजी हिंदुस्तान की है, ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या कहीं और की नहीं है जो झूठ पे फंस जाएगी। ये समझती है, पढ़ती है और ये लिटरेट है। इलिटरेट नहीं है उन लोगों की तरह कि अपने देश की सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, और जिस दिन ये लोग और समझ गए ना, तुम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के कप्तान के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है और उनको तुम कहने की तेरी पार्टी के किसी भी टुच्चे हारे हुए नेता की औकात नहीं है। आज के बाद औकात में रहना, वरना और पेले जाओगे, समझे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पाकिस्तान को खुला चैलेंज है, राफेल के टुकड़े दिखाओ, वरना मैं तो इस वीडियो में तुम्हें शाहीन के टुकड़े दिखाने ही वाला हूँ। और हाँ, अफरीदी से कह देना जीजा मरा है ना, दामाद मरा है ना, अभी और मरेंगे। थैंक यू।